नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का आज उत्तराखंड दौरा, जागरण फोरम कार्यक्रम में करेंगे प्रतिभाग। तो उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट और सुरक्षा व्यवस्था भी की गई चाक चौबंद। शहर के कई मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्ट भी लागू। संदिग्ध वस्तुओं की सघन जांच भी की जा रही है। सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक भारी वाहनों पर रोक भी लगाई गई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उपराष्ट्रपति का आज दौरा है और दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम भी इस दौरान किए गए हैं। शहर के कई मार्गों को डाइवर्ट भी किया गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उपराष्ट्रपति का उत्तराखंड दौरा है। सुबह 8 बजे से दोपहर तक भारी वाहनों पर इस दौरान रोक भी लगाई गई है। कई जगह पर रूट डाइवर्ट भी किए गए हैं। सीपी राधाकृष्णन का आज उत्तराखंड दौरा है, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। और बड़ी खबर का रुख करेंगे जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम को सफलता। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में सुशासन की भी पहल। प्रदेश भर में 363 शिविरों का किया गया आयोजन। 2.8 लाख से ज्यादा नागरिकों ने शिविरों में भाग भी लिया। 29,000 से ज्यादा शिकायतों का समाधान किया गया। 39,000 प्रमाण पत्र भी इस दौरान जारी किए गए। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को योजनाओं का सीधा लाभ भी इस दौरान मिला है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जन जन के सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम का आयोजन बड़े स्तर पर किया गया और इस दौरान 29,000 से ज्यादा शिकायतों का मौके पर समाधान भी किया गया है। 39,000 से ज्यादा प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं और 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को योजनाओं का सीधा लाभ भी पहुंचाया गया है। तो जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम को सफलता मिली है और बड़ी उपलब्धि भी यह बीजेपी सरकार अपनी गिना रही है। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में सुशासन की पहल की गई थी और प्रदेश भर में 363 शिविर भी लगाए गए हैं। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम का आयोजन क्या क्या अब सफलता इस कार्यक्रम को मिलती हुई नजर आ रही है। अगर लोगों की ओर से बयान देखें तो किस तरह के बयान जो है वो सामने आ रहे हैं? लोग कितना खुश हैं या फिर कि उनके काम हो जा रहे हैं मौके पर? देखिए विशाल, उत्तराखंड सरकार ने एक जन जन के सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की और इस कार्यक्रम के तहत ये फैसला लिया गया कि 670 न्याय पंचायतों पर जो है शिविर का आयोजन किया जाएगा और वहाँ पर जो है न्याय पंचायतों पर तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे, शीर्ष अधिकारी मौजूद रहेंगे और वहाँ पर जो है लोगों की समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। चाहे स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएँ हों, चाहे अन्य आधार कार्ड से जुड़ी समस्याएँ हों या फिर उनको लाभार्थियों में जो भी समस्याएँ आ रही हैं उन समस्याओं का समाधान करने का काम जो है अधिकारी करेंगे। अगर ऐसे में देखा जाए, अब तक की बात करी जाए तो 363 जो है शिविरों का आयोजन हुआ है, जिसमें करीब 3.25 लाख लोगों को इसका जो है इसमें हिस्सा जो है नागरिकों द्वारा लिया गया है। वहीं 29,000 से अधिक की अगर हम बात कर लें तो लोगों का समाधान भी होता हुआ नजर आया है। तो निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो इस शिविर के लगाने का जो कार्यक्रम था और इसकी जो एक पीछे सोच थी वो कहीं ना कहीं सफल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लोगों को विभागों के चक्कर काटने पड़ते थे, समस्याओं का समाधान नहीं होता था, उसके बाद भी उनको निराश होना पड़ता था। लेकिन इस कार्यक्रम के तहत जो एक ही जगह पर जो है तमाम शिविर लगाकर तमाम अधिकारी विभागों के बैठे, इधर उधर चक्कर नहीं लगाना पड़ा और वहाँ पर जो है तीव्र समाधान मिला, तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं एक सफल इस कार्यक्रम को देखा जा सकता है और सरकार इसको सफलता के रूप में देख भी रही है। वहीं अगर देखा जाए तो हालांकि अगर इसके दूसरे दृष्टिकोण पर विपक्ष की हम बात कर लें तो विपक्ष इसको लेकर के नाराज नजर आ रहा है। उनका कहना है कि पहली बात तो यही है कि 9 साल में सरकार को याद आ रही है। दूसरी बात उनकी ये कह रहे हैं कि वह 1-2 शिविर में पहुंचे तो वहां पर जो जिले के अधिकारी होने चाहिए तो वो जिले के अधिकारी वहां पर उनको मौजूद नहीं मिले, जिसकी वजह से लोगों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से आंकड़े निकलकर सामने आए हैं कि 39,000 से अधिक जो प्रमाण पत्र हैं वो दिए गए हैं, करीब जो है आप 1.5 लाख से अधिक लोगों ने जो है इसमें जो है योजनाओं का सीधा लाभ ले पाए हैं, तो निश्चित तौर पर जो है ये एक बड़ा आंकड़ा निकल कर सामने आया और कहीं ना कहीं जो है इसको लेकर जो सरकार है और सरकार के सरकारी तंत्र हैं वो कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे हैं और लोग भी खुश हैं जिनको इससे लाभ मिल पाया है। जी
योगेश, क्या इसमें यह भी जानकारी मिल पाई है कि किस किस मामलों में सबसे ज्यादा लोग पहुंचे, क्यों किस मामलों में सबसे ज्यादा परेशान हैं लोग, और जनता के द्वार जब एक कार्यक्रम चल रहा है, अधिकारियों को अपनी समस्याएं गिना रहे हैं, ऐसे कौन से ज्यादा मामले पहुंचे हैं इन कार्यक्रम में? देखिए सबसे अगर ज़्यादा बात की जाए तो एक तो आधार कार्ड को लेकर के सबसे ज़्यादा समस्या जो है केवाईसी को लेकर आ रही थी। इसके चलते चलते अगर देखा जाए तो दूसरी जो योजनाओं में कई ऐसे थे जो लाभार्थी थे जिनको लाभ मिलना चाहिए था, पेंशन धारी थे जिनको पेंशन में समस्याएं आ रही थी। तो इस तरह की समस्याएं कई अधिक देखने को मिली और उसको लेकर के लोग जो है काफ़ी चक्कर भी लगा रहे थे लंबे वक्त से। और जो है कहीं ना कहीं ये समस्याएं जब सरकार के सामने आई तो ये पहल की गई कि जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम को शुरू किया जाए और वहाँ पर जो है नया पंचायतों पर अधिकारी को बिठाया जाए ताकि एक ही जगह पर शिविर पर पहुंचकर इसका समाधान हो सके। और इसमें जो है समाधान भी होता हुआ नजर आया है, क्योंकि आंकड़े जिस तरह से निकल कर सामने आए तो वे आंकड़े बता रहे हैं लोगों को काफ़ी फायदा जो है इससे होता हुआ है, क्योंकि 3.25 लाख से अधिक लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। उसमें जिस तरह से कहा जा रहा है कि 30,000 से अधिक लोगों की जो शिकायतें थी उनका समाधान कराया गया है, तो निश्चित तौर पर बड़ा आंकड़ा है जी। बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड में सूखी ठंड बढ़ा रही लोगों की परेशानियां, और ऐसे में मैदानी इलाकों में घना कोहरा और शीतलहर का भी असर। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में हल्की बारिश बर्फबारी की भी संभावना। हरिद्वार, उधम सिंह नगर में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है, तो घने कोहरे और शीत दिवस की भी चेतावनी जारी की गई है। अन्य मैदानी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल सकता है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यह बताया गया है कि घना कोहरा छाया रहेगा। इसी के साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में कई जगह पर हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है, हल्की बर्फबारी देखने को मिल सकती है। यह भी मौसम विभाग की ओर से कहा गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मैदानी इलाकों में घना कोहरा और शीतलहर का असर भी देखने को मिल रहा है। लोगों की आवाजाही भी प्रभावित इस कारण हो रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि प्रशासन ने भी कई क्षेत्रों में इंतजाम किए हुए हैं। और खबर विकासनगर से है, जहां धर्मावाला से बाड़ावाला तक प्रस्तावित 4 लेन हाईवे चौड़ीकरण को लेकर स्थानीय व्यापारियों और आम लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हाईवे चौड़ीकरण को लेकर अभी तक स्थिति साफ न होने से व्यापारियों को अपने कारोबार पर संकट के बादल मंडराते हुए नजर आने लगे हैं। इसी को लेकर विकासनगर में उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व सदस्य और स्थानीय व्यापारी संजय जैन के नेतृत्व में व्यापारियों ने हाईवे चौड़ीकरण के विरोध में सत्याग्रह और उपवास कर धरना भी दिया है। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया में और प्रिंट मीडिया में कुछ खबरें चल रही हैं, जिसमें NH 123 धर्मावाला से लेके बाड़ावाला तक के चौड़ीकरण के बारे में या एलिवेटेड रोड या कोई और चर्चाओं का बाजार घर में। तो ऐसी स्थिति में जब जनता से कोई सलाह ना ली जा रही हो, कोई इसमें स्पष्ट कोई आदेश या कोई विज्ञप्ति सरकार की ना आई हो, तो पूरे नागरिकों में, जनता में और खासकर व्यापारी वर्ग और जो सामाजिक संस्थाएं और धार्मिक संस्थाएं हैं, उनमें एक असमंजस की स्थिति बनी है और एक लोगों में एक भय का वातावरण उत्पन्न हुआ है कि शायद ये विकासनगर जो ऐतिहासिक धरोहर है, ये बाजार, ये उजड़ने के कगार पर है। तो ऐसी स्थिति में हमने संगठनों की मांग, नागरिकों की मांग और व्यापार मंडल ने संयुक्त रूप से निर्णय लिया है कि इसका विरोध किया जाए। और हमने इस विषय में माननीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी को भी एक पत्र लिखा था, और उसके बाद एक आज सत्याग्रह का निर्णय लिया गया है, क्योंकि विकासनगर एक ऐतिहासिक शहर है। ये सिर्फ एक शहर नहीं, व्यापारिक मंडी नहीं, ये इसमें अनेक ऐतिहासिक धरोहरें इस 123 के किनारे हैं। जैसे कि आप आर्य समाज देखें, तिलक भवन, जो कि हमारी आज़ादी के आंदोलन के समय बने हुए भवन है। यह बाजार में भ्रम की स्थिति काफ़ी समय से फैली हुई है कि यहाँ से एलिवेटेड रोड का जाना लगभग यह तय माना जा रहा है कि मार्च अप्रैल में से बता रहे हैं कि टेंडर वगैरह भी हो जाएंगे। लेकिन इस स्थिति से हमने एक व्यापार मंडल की 2 महीने पहले एक मीटिंग रखी थी, जिसमें हमारे अध्यक्ष संजय गुप्ता जी भी साथ में थे, और हमने सब सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया था कि बाजार से कोई 4 लेन का कोई प्रोजेक्ट ना चले और ना ही कोई एलिवेटेड रोड बाजार से ली जाए। इसमें हमारे पास 2 विकल्प हैं, जो कि बाईपास के हमारे पास 2 विकल्प हैं, जिसके तौर पर हम उनका यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारे बाजार के व्यापारियों का, जिनकी दुकान है, जिसकी 10 फुट की या 15 फुट की दुकान है, या जिसकी दुकान छत पर है, उनको हम कैसे बचा सकें, व्यापारियों को हम कैसे बचा सकते हैं, और यहाँ की जो हमारी
जो धरोहर हैं, मंदिर वगैरह हैं, उन्हें हम कैसे बचा सकते हैं। इसमें हम जो कि संजय जैन जी के नेतृत्व में हमने एक जो सब व्यापारियों के हितों में एक निर्णय लिया है, जो कि हम यहाँ एक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करा है हमने। तो उसके लिए हम आज यहाँ पर बैठे हैं और सभी व्यापारियों ने हमारे को समर्थन दिया है, सामाजिक संगठनों ने समर्थन दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ कोई सब व्यापारी एकजुट होकर बैठे हैं और आगे भी सरकार द्वारा अगर कोई हमारे से बातचीत या वार्ता नहीं की जाएगी तो आगे भी यह हमारे कार्यक्रम यह जारी रहेगा। मैं एक बात कह सकता हूँ, जिस प्रकार से इस प्रोजेक्ट में उसी प्रकार से मैं 4 लेनिंग के प्रोजेक्ट में ये नंबर 1 बात, किस लिए बना रहे हैं प्रोजेक्ट? जनता जनार्दन के लिए, यहाँ के व्यापारियों के लिए, यहाँ के निवासियों के लिए, यहाँ के बासिंदों के लिए, यहाँ के कम्यूटर के लिए, उनके सुविधा के लिए। इसलिए उनकी राय बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्टेक होल्डर्स की राय बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए 4 लेनिंग के प्रोजेक्ट पर भी हम बाकायदा जो यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं उनसे एक बार और सुनवाई करेंगे। ऐसा नहीं कि इससे पहले सुनवाई नहीं की, मैं 3-4 बार स्टेक होल्डर्स की मीटिंग कर चुका हूँ 4 लेनिंग के बारे में, और ऐसा नहीं कि 2-4 लोगों की मीटिंग हुई। सैकड़ों की संख्या में यहाँ के ट्रेडर, यहाँ के व्यापारी, यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ का व्यापार मंडल, यहाँ के लोग सैकड़ों की तादाद में प्रेजेंट रहे। वो कंसल्टेशन में कर चुका हूँ और विभागीय अधिकारी, एनएच के अधिकारी मौजूद रहे। उसके अलावा हम फिर फर्दर भी बात करेंगे। अभी एक बार फिर से सुनवाई करें। और संवाददाता इलम सिंह चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इलम, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, आखिर क्यों धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं ये सभी लोग? जी विशाल जी, ये जो धरना प्रदर्शन है, जो ये सत्याग्रह यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स है उनके द्वारा किया जा रहा है, ये जो NH 507 है ये बनने वाली है, इसका चौड़ीकरण होना है, जिसको लेकर NH विभाग द्वारा पूर्व में अभी पिछले माह यहाँ पर जो कुछ अवैध जो कब्जे थे उसको हटाए गए थे। लेकिन जो यहाँ के व्यापारी वर्ग है तो उनका विरोध इस रोड के चौड़ीकरण को लेकर नहीं है, लेकिन जो बाजार से होते हुए जा रही है, विकास नगर बाजार होते हुए कालसी, फिर ये बड़कोट तक जानी है धर्मावाला से, तो उसको लेकर उनका कहना यह है कि और विकल्पों पे विचार किया जाए कि ये जो बाजार में बहुत ऐतिहासिक इमारतें हैं और बाजार में बहुत सारे जो दुकानें हैं उनको तोड़ा जाएगा तो व्यापारियों का बहुत ज्यादा नुकसान उसमें होना है। तो उस पर विचार करने के लिए उन्होंने सरकार के सामने ये प्रस्ताव रखा कि अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जाए, जिसको लेकर हमारे द्वारा विधायक विकास नगर मुन्ना सिंह चौहान से भी प्रश्न किया गया। तो उन्होंने भी कहा कि अभी एक बार फिर व्यापारियों के साथ और जो भी इससे हितधारक जुड़े हुए हैं उनके साथ वार्ता की जाएगी और जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प होगा उसको ध्यान में रखते हुए इसमें निर्माण किया जाएगा। जी बिल्कुल इलम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जसपुर नगर पालिका में उत्तराखंड आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रोहिल्ला का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान बीजेपी जिलाध्यक्ष मनोज पाल, पूर्व ब्लॉक प्रमुख गुरताज भुल्लर मौजूद रहे। इस मौके पर जहां नगर पालिका में गरीबों को कंबल वितरित किए गए तो वहीं विनय रोहिल्ला ने अलाव की व्यवस्था का जायजा लिया और नगर अधिकारियों को शीतलहर के चलते सभी नागरिकों को उचित सुविधाएं दिए जाने के निर्देश भी दिए हैं। अभी जो है शीतलहर चल रही है, इस शीतलहर के अंतर्गत आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा एक वर्कशॉप की गई थी। इसमें सभी जिलाधिकारी और सभी विभागाध्यक्षों को सचिव सभी लोग उसमें सम्मिलित हुए थे। उस के अंदर एक एडवाइजरी जारी की गई उसके बाद, जिसमें कहा गया है कि जो शीतलहर के अंतर्गत जहां जहां भी शीतलहर का प्रकोप है वहां पे नोडल अधिकारी हर शहर के बनेंगे और उसकी प्रबंधन व्यवस्था को शीतलहर के अंदर यदि कोई दुर्घटना होती है उसको देखेंगे। सभी अस्पतालों में दवाई की व्यवस्था रहेगी। यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसको तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाएगा। और इसी के साथ में शीतलहर से बचने के लिए कंबल और सभी चौराहे तिराहों के ऊपर अलावा लगाए जाएंगे। इसी कड़ी के अंतर्गत आज यहाँ पे कंबल बांटने का वितरण आपदा प्रबंधन विभाग के जो निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश जो आपदा प्रबंधन विभाग को मिले थे, उसी क्रम में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा सभी विभागों को ये निर्देश और सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों को दिए गए हैं कि वहां पर अलावे की व्यवस्था की जाए और जो है कंबलों की व्यवस्था की जाए, दवाइयों की व्यवस्था की जाए, परिवहन की व्यवस्था की जाए और हर एक नोडल अधिकारी रखा जाए जो उस व्यवस्था को देखेगा। इसी क्रम में आज यहाँ नगर पालिका के अंतर्गत कंबल वितरण करने का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हमें लगभग सभी 100 कंबल बांटने का कार्यक्रम है
और कुछ अलावा स्थल भी देखने का कार्यक्रम है, जहाँ जहाँ अलावाओं की व्यवस्था पूरे शहर के अंदर की गई है। रुद्रप्रयाग में श्रीनगर रोड़ा नरकोटा के पास हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। बताया गया कि यहां एक बोलेरो कैंपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर एसडीआरएफ और डीडीआरएफ की टीमें पहुंची। रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। उस दौरान टीम ने नदी किनारे से एक व्यक्ति के शव को भी बरामद किया है। देहरादून में एक बार फिर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। विपक्ष का आरोप है कि राज्य में अपराध बढ़ रहा है और अपराधियों को सरकार संरक्षण दे रही है। काशीपुर के किसान सुखविंद सिंह आत्महत्या मामले में सीबीआई निगरानी वाली सीबीआई जांच की भी मांग की गई है, जबकि एसआईटी का गठन राज्य सरकार कर चुकी है। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल की मांग पर बीजेपी की सरकार संज्ञान लेगी या नहीं, ये तो सत्ता में बैठे लोग ही बता सकते हैं। लेकिन हर एक मुद्दे की सीबीआई जांच हो, ये इतना भी आसान नहीं। कांग्रेस का आरोप है कि काशीपुर के किसान सुखवंत सिंह आत्महत्या मामले में पुलिस के वरीय अधिकारी भी दोषी है, लिहाजा तत्काल मामला दर्ज किया जाए और पद से हटाते हुए सीबीआई निगरानी वाली एसआईटी गठित की जाए। जब तक कि उन सब पर एफआईआर दर्ज न हो जाए, मुकदमे दर्ज न हो जाए और ये जांच सीबीआई को, तटस्थ एजेंसी को, जब तक ये जांच, क्योंकि आरोप पुलिस पर है ना, तो जांच पुलिस करेगी, कैसे होगा? एसआईटी में कौन है? और एसआईटी सीबीआई गठित करे अपनी तरफ से। सीबीआई की अगर एसआईटी गठित होती है तो उसका स्वागत है, लेकिन यही पुलिस आरोपी, यही पुलिस एसआईटी, यही पुलिस सब कुछ, तो कहाँ से जांच होगी? बताइए। तो सवाल ये है कि ये आपस में अपराधियों को, एक दूसरे को बचाने की साजिश है। किसान सुखवंत सिंह आत्महत्या और कानून व्यवस्था के खिलाफ देहरादून में विरोध प्रदर्शन के दौरान गणेश गोदियाल ने कहा कि पुलिस भी आरोपी और एसआईटी के अधिकारी होते हैं, तो फिर जांच कैसी होगी? आरोप है कि सत्ता में बैठे लोग और पुलिस के बीच एक दूसरे को बचाने की साजिश है। पुलिस के अधिकारी सीएम को बचाते हैं और सीएम पुलिस अधिकारियों को बचाते हैं। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मुख्यमंत्री को बचाने में लगे हैं और मुख्यमंत्री पुलिस के अधिकारियों को बचाने में लगे हैं। तो ये वो वाला खेल है और ये खेल अब इनका बेनकाब हो गया है। जब तक इन्होंने एसएसपी को हटाया नहीं, सस्पेंड नहीं किया, उन पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, हम तब तक जो है ये हमारी मांग तब तक जारी रहेगी। और मैंने अभी सुना कि पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, यहाँ के सबसे वरिष्ठ अधिकारी, उनका ये कहना है कि वो वार्ता के लिए तैयार हैं। अगर वो वार्ता के लिए तैयार हैं तो हमारे वरिष्ठ 10-15 लोग जाएंगे, हम अपनी मांग वहाँ रखेंगे, वो हमारी मांग पर विचार करें। मैंने 3 दिन पहले भी हमने प्रेस के माध्यम से बात कही थी कि वो हमारे देहरादून पहुँचने से पहले ये इनको यहाँ से हटा दें, लेकिन अभी तक उन्होंने नहीं ये हटाया। इसलिए उनके क्या विचार हैं, हम उनके विचारों को जानेंगे और उसके बाद आगे की जो रूपरेखा है उसको तय। अच्छा सर, भाजपा की दरअसल काशीपुर के पेगा निवासी 40 वर्षीय किसान सुखवंत सिंह ने हल्द्वानी के एक होटल में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इससे पहले उसने एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने कहा कि 4 करोड़ रुपए की जमीन की धोखाधड़ी की शिकायत उधम सिंह नगर के एसएसपी और अन्य पुलिस अधिकारियों से की गई थी, लेकिन पुलिस ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उन्हें ही मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। मामला सामने आने के बाद राज्य पुलिस मुख्यालय ने 15 जनवरी 2026 को आईजी नीलेश आनंद भरणे की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया है। निष्पक्ष जांच के लिए दरोगा सहित 12 पुलिसकर्मियों को कुमाऊं रेंज में गढ़वाल रेंज तबादला किया गया। इससे पहले आईटीआई थाना प्रभारी और एक अन्य एसआई को निलंबित किया गया। मृतक के भाई की शिकायत पर 26 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया गया। साथ ही कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को इस पूरे प्रकरण की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश है। काशीपुर में किसान आत्महत्या मामले में विपक्ष विरोध प्रदर्शन कर रहा है और मृतक के भाई राज्य सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट है। मृतक के भाई का कहना है कि भाई की आत्महत्या के बाद राज्य के सीएम ने संज्ञान लेते हुए तुरंत कार्रवाई की और भरोसा दिया है कि सरकार परिवार के साथ खड़ी है और निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैं शुरू से इस बात को कहता हूं कि कांग्रेस मुद्दाबीन हो चुकी है, कोई इशू बचते नहीं है। सरकार हर विषय को बहुत गंभीरता से लेती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जब प्रकरण आया तो तत्काल
उसकी SIT की गठन हो चुका है। कुमाऊं कमिश्नर उस जांच में लगे हुए हैं। बहुत जल्दी दूध का दूध पानी का पानी होगा। और कांग्रेस के लोगों से मैं अभी एक ही अपील करना चाहूंगा कि जन समस्याओं को लेकर तो विषय खड़े करें, समझ में बात आती है, लेकिन कुछ ऐसे विषय जिसमें सरकार का कोई बहुत ज्यादा एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि ना तो दखलंदाजी होती है और इस प्रकार के वातावरण बनाकर केवल एक वातावरण को दूषित करने का जो काम हो रहा है वो उचित नहीं है। SIT जांच में दूध का दूध पानी का पानी होगा, अपराधी सलाखों के अंदर होंगे। इस मामले में सुखवंत सिंह के भाई की तहरीर पर 26 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और निष्पक्ष जांच के लिए SIT गठित की गई है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि पुलिस अधिकारी ही दोषी हैं और पुलिस के अधिकारी ही SIT में शामिल हैं, लिहाजा निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। तो क्या गोदियाल ये कहना चाहते हैं कि सारे पुलिस अधिकारी सही नहीं है? दूसरा सवाल यह है कि क्या सभी मुद्दों पर CBI जांच संभव है? ब्यूरो रिपोर्ट HNN 24/7। उत्तराखंड में भूमि विवादों के निदान को विशेष अभियान चलाया जाएगा क्योंकि राजस्व न्यायालयों में 50,000 से अधिक मामले लंबित हैं। CM धामी ने अधिकारियों को 1 महीने का वक्त दिया है। सवाल है कि क्या 1 महीने में सारे विवादों का निपटारा हो जाएगा? उत्तराखंड में लंबित भूमि संबंधी विवादों को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आमजन को त्वरित न्याय और प्रशासनिक राहत देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भूमि विवादों के निस्तारण के लिए 1 महीने का विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। अभियान के अंत में भूमि विवाद से जुड़े मामलों को 0 के स्तर तक लाया जाएगा। राज्य के राजस्व न्यायालयों में 50,000 से अधिक मामले लंबित पड़े हैं। 1 माह के अंदर इस प्रकार के जितने भी मामले हैं जो लंबित पड़े हैं SDM के स्तर पर या अन्य स्तरों पर, उन सभी को, जो वाद विवाद की स्थिति में भी है, उन सभी को निपटाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि पारदर्शिता बढ़े, लोगों को परेशानी न हो। कई स्थानों पर लैंड फ्रॉड भी देखा गया है, उसके लिए भी हम पूरी तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे कि सामान्य लोगों को, आम लोगों को, किसी को भी इस प्रकार के लैंड फ्रॉड के केसों में न फंसना पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि विवाद आम नागरिकों की समस्या से सीधे जुड़े होते हैं। लंबे समय तक इनके लंबित रहने से कानून व्यवस्था, सामाजिक सौहार्द और प्रशासनिक विश्वास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसे में सरकार का दायित्व है कि इन विवादों का निस्तारण पारदर्शी, निष्पक्ष और संवेदनशील तरीके से किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को चेताया कि अभियान के दौरान किसी भी स्तर पर लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। देखिए, प्रदेश के अंदर जितने भी भूमि विवाद चल रहे हैं उसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी बनाने को कहा है और दीपम सेठ को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि कोई भी भूमि विवाद इस तरीके से ना हो। क्योंकि अभी पिछले दिनों जिस तरीके से सुखवंत जी जो किसान थे, उन्होंने गोली मार करके जो अपनी आत्महत्या करी है परेशानी में होकर के, इस तरह की परेशानी आगे ना हो, इसलिए सरकार बड़ी गंभीर है। और सरकार ने जो है एक अपने जो शासन प्रशासन की जो कार्य प्रणाली है उसको लेकर दिशा निर्देश दिए हैं कि किसी को दिक्कत या परेशानी ना हो। और इस तरीके के विवाद अगर कोई शिकायत या समस्या किसी की आती है तो उसको एक तीव्र गति से उसे उसका समाधान करने का काम करें। और ये कमेटी के तहत उन्होंने आगे आने वाले समय में जो भी भूमि विवाद हो, इस तरीके के जो भी प्रकरण हो, अगर वो हमारे चाहे राजस्व में पहुंचते हो, चाहे तहसील पटवारी तक पहुंचने का काम हो या किसी भी पुलिस प्रशासन के पास पहुंचने का काम हो, तो उनको एक प्राथमिकता पे लेकर के उनका समाधान भी किया जाए और उन लोगों की मदद की जाए जो लोग इस तरीके की शिकायत करता है। इस तरह की घटनाएं दोबारा ना घटे इस प्रदेश के अंदर, क्योंकि बहुत ही ये दुखद है जो सुखवंत जी ने, जो किसान थे, उन्होंने गोली मार करके आत्महत्या करी है। तो ये सरकार ने जो है तेजी के साथ, एक सख्ताई के साथ इन सारे नियमों का पालन करने के लिए कहा है। तो ये मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी की एक अच्छी पहल है और मुख्यमंत्री जी हर कार्य, हर चीज पर एक अपनी खुद की मॉनिटरिंग करते हैं और सभी अधिकारियों से वार्ता करके हर समस्या का समाधान करने का, उनको दिशा निर्देश देने का भी काम करते हैं। सरकार के आदेश पर विपक्ष के नेता ने प्रतिक्रिया दी है। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जमीन से जुड़े विवादों के निस्तारण के लिए पहले से ही राजस्व विभाग और न्यायिक व्यवस्था की स्पष्ट व्यवस्था है और ऐसे मामलों में पुलिस प्रशासन का हस्तक्षेप उचित नहीं है। भुवन चंद्र कापड़ी ने आरोप लगाया कि सरकार के संरक्षण में पुलिस की दखलंदाजी बढ़ रही है, जिससे भूमाफिया तंत्र को बढ़ावा मिल सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने पुलिसकर्मियों पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है और नया तंत्र बनाकर हालात नहीं सुधरेंगे।
इसलिए सरकार को चाहिए कि न्याय व्यवस्था पर भरोसा रखें और जहां जहां जमीन मामलों में पुलिस की संलिप्तता सामने आ रही है वहां सख्त कार्रवाई करें ताकि आम जनता को न्याय मिल सके और कानून व्यवस्था बनी रहे। देखिए, जमीनी विवाद निपटाने के लिए, कोई भी विवाद निपटाने के लिए कानून व्यवस्था है। इतना बड़ा जो है कि हमारा राजस्व विभाग है, जिले में तहसीलदार, पटवारी, एसडीएम, डीएम, कमिश्नर, उसके बाद मुंसिम कोर्ट और जो है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो सारी व्यवस्था बनी हुई है। लेकिन सरकार के संरक्षण में पुलिस का जो इंटरफियर है, सरकार को वो खत्म करना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जो कहीं भी जमीन के मामलों में जो पुलिस की संलिप्तता है उसे खत्म करना चाहिए। सरकार जमीन के मामलों को निस्तारण के लिए एक और बड़ा जो है भूमाफिया तंत्र सरकारी खड़ा कर देगी, मुझे लगता है। जिस सरकार की जो मुझे मंशा दिखती है, ये जो अपने पुलिस के कर्मचारियों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो नया तंत्र बनाकर उन्हें कहाँ कंट्रोल कर पाएगी। इसलिए सरकार को न्याय व्यवस्था पर भरोसा रखना चाहिए और जो इनके अधिकारी जिनको कानून व्यवस्था के लिए रखा गया है वो जो है भूमाफिया हो गए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जमीन जायदाद को लेकर परिवार में अक्सर झगड़े होते हैं और कई बार मारपीट तक की खबरें सामने आती हैं। ऐसे में सरकार के फैसलों पर अगर अधिकारी गंभीरता के साथ काम नहीं करते तो फिर ये बड़ी बात होती है, लेकिन ये इतना भी आसान काम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट HNN 24/7। और खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।